पिज़्ज़ा हट पहले दिन आया, हाथ में पोछा पकड़ाया, झाड़ू पकड़ाया। वहाँ पे 30 किलो पहले दिन प्याज काटना पड़ा मुझे। मेरे गाँव में बातें चलती थी कि लड़का तो वेटर हो गया है। या तो मैं ऊपर जाऊँगा या तो फिर बिल्कुल ज़मीन पे रेंगता रहूँगा, बीच में नहीं लटकूँगा। मैं अपने क्लास में टॉपर तो नहीं रहा, लेकिन मैं जितने टॉपर्स हैं ना, उनको अपने अंडर नौकरी दूँगा, इस बात की गारंटी है। कुत्ता भूके हजार, हाथी चले बाजार। ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी, स्पेशली हम सारे बिहारी लोग जितने हैं, ये कहावत तो हमारे घर-घर में बहुत फेमस है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि एग्ज़ैक्टली कि मैं ये कहावत क्यों कहा मैंने। तो ये समवेयर ये कहावत मेरी कहानी से जुड़ी हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गगन आनंद है और मैं भारत के पहले लाइव पॉप्सिकल कॉन्सेप्ट स्कूज़ो आइसो मैजिक का फाउंडर हूँ। तो मेरी कहानी शुरू होती है बिहार के एक ऐसे ज़िले से, जमुई ज़िला है। और जमुई ज़िले के बिठलपुर गाँव का रहने वाला हूँ मैं। और वहाँ से मेरे पिताजी जो है वीएलडब्ल्यू थे और वो बाद में सन 2000 में बिहार से अलग होके झारखंड बन गया। मेरे पिताजी की पोस्टिंग झारखंड में थी और मेरे पिताजी एक वीएलडब्ल्यू थे, तो वीएलडब्ल्यू ऑलमोस्ट आपने सबने जाना होगा, जनसेवक जिसको कहते हैं। बचपन से मैं पढ़ाकू तो था नहीं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं था और मैं ये नहीं सोचता था कि यार मैं पढ़ के आईएएस बन जाऊँगा या आईपीएस बन जाऊँगा। ऑल्दो बीइंग एज़ अ बिहारी, मोस्टली सबकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, हमारे सारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि यार मेरा बच्चा जो है पैदा हुआ है तो वो बचपन से ही या तो आईएएस करेगा या तो आईपीएस करेगा या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। यही 3-4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। लेकिन हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मैं बचपन से मेरे एक जो थॉट प्रोसेस था वो कंप्लीटली डिफरेंट था। ऑल्दो मेरे घर में मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, बट मुझे पता नहीं क्यों लेकिन सरकारी नौकरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सरकारी नौकरी की तरफ मेरा रुझान था ही नहीं कि मुझे सरकारी नौकरी करनी नहीं है और मुझे कुछ बड़ा करना है। मेरी सोच बड़ी थी, मेरे एम्स, मेरे गोल बड़े थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ कैसे? बहरहाल ये हुआ कि बहुत सारी सिचुएशंस आई, बहुत सारी उठा-पटक लाइफ में आई और मैं कई बार 10th कभी फेल कर गया, कभी कुछ कर गया, कभी कुछ गया। फाइनली ये सोचा कि यार अब करना क्या है? तो अब ये था कि कुछ बड़ा करना है। जो जो बचपन से सोचा था कि यार सरकारी नौकरी तो करनी नहीं है, कुछ डिफरेंट करना है, तो वहाँ से सब कुछ छोड़-छाड़ के मैंने सोचा कि अब मैं दिल्ली जाऊँगा। दिल्ली क्यों जाऊँगा? क्योंकि यहाँ मेरे बड़े भाई थे यहाँ पे ऑलरेडी, वो अपना बीसीए कर रहे थे। फिर मैं आके दिल्ली वापस आया। दिल्ली से यहाँ आके मैंने अपने एजुकेशन को स्टार्ट किया दोबारा से और करने के साथ फिर मैंने कहा यार एजुकेशन इज़ नॉट समथिंग, क्योंकि मैं 14 साल का था, उस टाइम में मेरे पिताजी रिटायर हो गए थे और शायद हमारी आमदनी उतनी थी नहीं कि जिसके लिए मैं कुछ बड़ा सोचूँ। बट मैंने सोचा कि चलो यार कुछ ऐसा करते हैं जहाँ से स्ट्रगल हो जाए हमारी। फिर स्ट्रगल करने के लिए फिर मैंने थिएटर्स जॉइन किया। मैंने कहा कि थिएटर्स क्यों? क्योंकि मेरे को बचपन से एक हिडन टैलेंट जिसको कहते हैं ना, हिडन टैलेंट था कि यार मेरे को करना क्या है, तो मैं हीरो बनना है मुझे। म एज़ अ बिहारी या तो हमारे पास उस टाइम में शत्रुघ्न सिन्हा को देखते थे और शेखर सुमन को देखते थे। तो उनको देख के ऐसा लगता है यार कि नहीं, वो हमारे यहाँ से बड़े बिहारी लोग जो हैं अच्छे-अच्छे एक्टर बन गए, हीरो बन गए। तो फिर मैंने कहा यार मैं भी हीरो बनूँगा। तो मैं हीरो बनने के लिए भी आ गया, थिएटर जॉइन कर लिया। अब मुझे नहीं पता था उस टाइम में कि क्या स्ट्रगल होता है, नहीं होता है। मैंने थिएटर जॉइन कर लिया। फिर ऑल्दो उस टाइम में पैसे नहीं मिलते थे थिएटर से, लेकिन एज़ अ हॉबी और एज़ अ करियर मैंने उसको ऑप्ट किया और मैंने सोचा कि मैं अब थिएटर की तरफ ही मूव करता हूँ। मैं थिएटर की तरफ जाया करता था शिवाजी स्टेडियम में, तो कनॉट प्लेस में मैंने पिज़्ज़ा हट देखा करता था। पिज़्ज़ा हट में देखता था मैं, लड़के बड़े बच्चे खुश होते हैं। तो पिज़्ज़ा हट एक ऐसा ब्रांड था जो देख के मुझे लगा कि यार यही एक जगह है जहाँ पे मैं खुश रह सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मैं खुशी भी देख रहा था और अपना करियर का ग्रोथ भी देख रहा था। खैर करियर की तरफ तो मैंने सोचा ही, लेकिन चीज़ें अच्छी चल नहीं रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या? फिर मैंने मैंने पिज़्ज़ा हट जब जॉइन कर लिया फाइनली और पिज़्ज़ा हट आने के बाद मैंने ये सोचा कि यार मैं अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाऊँ? और उसकी तरफ जो स्ट्रगल था, स्ट्रगल तो ऐसा था कि मेरे भैया भी वापस चले गए थे दिल्ली से और मेरे पास यहाँ पे रहने का घर नहीं था। मैं मुझे समझ नहीं आ रहा उस टाइम में इनिशियली मेरे जेब में पैसे होते नहीं थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे और सपनों को अचीव करने के लिए मैंने ये सोच रखा था कि मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे सड़क पे सोना पड़े, चाहे भूखे पेट रहना पड़े। काम तो करना है भाई और बढ़ना आगे, अपने आप को आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, इनिशियली मेरा एक सिक्योरिटी गार्ड होता था हमारे पिज़्ज़ा हट में ही, अपने बिहार का ही था।
और सबसे अच्छी बात है कि बिहारी-बिहारी कनेक्शन जो होता है ना, बहुत तगड़ा होता है। वो मेरी फीलिंग्स समझ गया, मैं तो उदास था एक दिन, आके मुझे कहता है, "सर क्या इश्यू है?" मैंने बोला, "यार मेरे पास रहने को घर नहीं है।" और मुझे नहीं पता कि आप मैं शिफ्ट के बाद पहले दिन की बात है मेरे पिज़्ज़ा हट की और पिज़्ज़ा हट आने के बाद मैंने कहा, "यार मेरे पास रहने को घर नहीं है।" तो उसने कहा कि, "भई आप टेंशन मत लो, मेरे घर में रह लो।" तो एक वो होता है ना कोई इनिशियली आपको छत दे दे, क्योंकि जब मैंने करियर स्टार्ट किया था और उस टाइम में मेरी सैलरी तो फर्स्ट फर्स्ट डे मिलती नहीं है, तो सैलरी मिलती है महीने के एंड में और महीने के एंड में तक मैं कैसे सर्वाइव करूँगा? तो मुझे 1 महीने का फर्स्ट मंथ का सर्वाइवल वो बहुत तगड़ा चैलेंज था अपनी लाइफ का। मैं ये सोचता था कि करूँ तो करूँ कैसे? तो फिर समहाउ मैंने उसकी हेल्प ली और उसने मुझे अपने घर में बोला कि सोने के लिए। फिर मैंने कहा यार मैं कि उसके चूँकि वो लोग 1 बीएचके हाउस होता था और 1 बीएचके में मेरे को ही रखेगा या खुद सोएगा, हस्बैंड वाइफ होते थे वो। फिर मैंने कहा कि कोई नहीं, मैं ना 2-4 घंटे के लिए तुम्हारे घर आ जाया करूँगा रेस्ट लेने के लिए। और मेरी जो शिफ्ट होती थी वो 9 घंटे की होती थी, बट मैंने ये सोच लिया था कि मुझे 9 घंटे की शिफ्ट नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि 9 घंटे की शिफ्ट करके तो मैं कुछ बड़ा कर नहीं पाऊँगा, फिर मैं आम आदमी बन जाऊँगा और आम आदमी पता नहीं, मुझे आम आदमी नहीं बनना, मेरे जीवन का लक्ष्य बड़ा क्लियर है कि या तो मैं ऊपर जाऊँगा या तो फिर बिल्कुल ज़मीन पे रेंगता रहूँगा, बीच में नहीं लटकूँगा। क्योंकि बीच वाली ज़िंदगी पता नहीं मुझे समझ में नहीं आती और ज़िंदगी भर वही जी है हमने, तो मिडल क्लास वाली लाइफ़ तो मुझे नहीं जीनी। तो मुझे याद हो गया था या तो मैं टॉप में जाऊँगा या तो ज़मीन पे रहूँगा, 2 ही चीज़ें थी मेरे पास। तो बोला ना मैंने वर्स्ट पहले ही सोच लिया था कि वर्स्ट क्या हो सकता है। वो सोचने के लिए फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मैं किसी तरह भी मैनेज करूँगा। पिज़्ज़ा हट पहले दिन आया, हाथ में पोछा पकड़ाया, झाड़ू पकड़ाया और जो प्याज़ मेरे घर में मुझे याद है कि मेरी मम्मी प्याज़ काटा करती थी, मैं इतना गुस्सा होता था कि यार प्याज़ अलग हट के काटा करो, मेरे आँखों में आँसू आ जाते हैं। वहाँ पे 30 किलो पहले दिन प्याज़ काटना पड़ा मुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, गगन तू कर सकता है। मैं अपने आप को ही समझाता था, मैं किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैं खुद को मोटिवेट करता था और खुद को मोटिवेट करके मैंने कहा कि मैं कर लूँगा एक दिन। और उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा हट में अपना इनिशियली वक़्त गुज़ारा और वक़्त गुज़ारने के साथ मैंने ये सोच लिया कि मुझे यहाँ पे ग्रोथ इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे लेनी है। और पिताजी ने इनिशियली यही बोला था कि जब भी तुम अपने टारगेट को, अपने करियर को अगर फ़ोकस करते हो ना, तो तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए। जिस दिन आपने लक्ष्य नहीं रखा अपने लाइफ़ में, आप आगे बढ़ोगे नहीं। तो लक्ष्य के लिए मैंने सेट कर लिया कि भई फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री जॉइन किया है। अब यहाँ से छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसके बाद उस टाइम में आपने सुना होगा कि बहुत सारे रिटेल इंडस्ट्री इंडिया में आए थे और लोगों ने, हमारे बहुत सारे दोस्त, कभी कोई नाइकी जॉइन कर रहा है, कोई एडिडास जॉइन कर रहा है। सबने मुझे ऑफ़र किया कि यार वहाँ पे आ जा, बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। मैंने कहा नहीं, नहीं, वो पिताजी की बात पुरानी याद आ जाती थी कि नहीं, लक्ष्य को नहीं छोड़ना बेटा और करना यही है, फूड एंड बेवरेज, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, क्यूएसआर इंडस्ट्री छोड़नी नहीं है। और ये डिसाइड कर लिया था मैंने। कि मुझे यहाँ से हटना नहीं है, अपने करियर को यहीं से सेट करना है। ऑल्दो ये होता था कि उस टाइम में, और जब मैंने इस इंडस्ट्री को जॉइन किया ना, तो मैं अपने वहाँ पे किसी को बताता नहीं मैं करता क्या हूँ, क्योंकि मैंने इनिशियली बताया था और बड़ी शर्मनाक बातें सुनने को मिली थी। ऑल्दो मुझे लगता था कि मैं यार यहाँ पे एक अच्छी यूनिफ़ॉर्म पहन के एसी रेस्टोरेंट के नीचे काम कर रहा हूँ, बट मेरे गाँव में बातें चलती थी कि लड़का तो वेटर हो गया है। लड़का वहाँ पे कुछ नहीं, झाड़ू-पोछा करता है और जूठे बर्तन साफ करता है। वो उनके यहाँ एक्चुअली, हमारे बिहार में ये बड़ी नॉर्मल है कि रेस्टोरेंट मतलब होटल है। रेस्टोरेंट का मतलब होटल है कि होटल में काम कर रहा है। होटल मतलब होटल में वो छोटू, यहाँ पे गमछा रख के वो छोटू वाली फीलिंग देता है हमेशा। चाहे आप कितनी भी अच्छी नौकरी करो, वेदर यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश और हिंदी, व्हाटएवर इट इज, बट द थिंग इज वो छोटू का माइंडसेट बाहर नहीं निकलता बाहर। लोगों के लिए बड़ा, और इनफैक्ट उस टाइम इनिशियली काफ़ी लोगों ने हमारे गाँव से भी बोला कि यार मेरे बेटे को भी बुला लो। हमने लगाया भी, वो आके यहाँ पे आए, उनके मुझे पता था कि भई हर बंदे के अंदर ये गट्स नहीं होता है कि ये सोच के चल ले कि व्हाट कैन बी द वर्स्ट इन योर लाइफ। एंड दैट आई डिसाइडेड, बट वो उनसे नहीं होता था, यहाँ से जाके उन्होंने बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी करी। तो मैंने भी अपने पिताजी को बताया नहीं कि मैं करता क्या हूँ। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, लेट मी बी समथिंग एंड देन आई विल कॉल यू वन डे। और उसके बाद फिर मैंने अपने 2 साल की मेहनत, मैंने टारगेट क्लियर कर लिया कि मुझे करना क्या है। 2 साल की मेहनत करी, मैनेजर बना, भाई साहब सफ़ेद कलर की शर्ट, बढ़िया टाई, पिज़्ज़ा हट, वो उस टाइम पे पिज़्ज़ा हट का मैनेजर ना, मतलब मैं बताऊँ, सलमान खान को भी फ़ेल कर देता था। ठीक है, तो ये था कि उस टाइम मैं बढ़िया तेरे नाम वाली हेयर कट भी रखी थी और उस टाइम में बड़ी अच्छी लगता। जब मैंने पिज़्ज़ा तो उसके बाद जब मैं मैनेजर बना, अपने पिताजी को यहाँ बुलाया। मैंने कहा पिताजी आप आओ एक दिन। पिताजी का मेरे, चूँकि उस टाइम में ये था कि 2003 में मेरे पिताजी की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और एम्स से ही हुई थी, तो उनको रेगुलर चेकअप के लिए यहाँ पे आना पड़ता था। तो यहाँ पे जब हम आए,
तो पिताजी जब फर्स्ट टाइम आए मेरे, उस समय मैं गुड़गाँव के अंदर एक पिज़्ज़ा हट में होता था और मैं पिताजी को लेके आया और वहाँ पे मैंने सबसे पहली बार मुझे लगता है मैंने पिताजी को पिज़्ज़ा उनके लाइफ़ में फर्स्ट टाइम खिलाया था। तो ऑल्दो मैंने, चूँकि हम लोग गाँव से हैं, हमें पिज़्ज़ा के बारे में नहीं पता, हम तो बचपन से ही रोटी में वो सरसों का तेल और नमक लगा के गरम-गरम रोटी खाते हैं, वही मीठा लगता है हमें। तो हमारे लिए पिज़्ज़ा वही होता था और बहुत मैक्सिमम हम घी लगा लेते तो हमारे लिए चीज़ वही होता था। तो पिज़्ज़ा वी आर नॉट अवेयर एग्ज़ैक्टली, वी एट दैट टाइम वी नेवर न्यू एग्ज़ैक्टली व्हाट सॉर्ट ऑफ पिज़्ज़ा इज़। पिज़्ज़ा तो मैं पहली बार जब पिज़्ज़ा हट जॉइन किया तभी खाया था पिज़्ज़ा, उसमें भी किसी ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया था कि पिज़्ज़ा ना चाय के साथ खा ले। तो ये स्टोरी इनफैक्ट ये ऐसी थी कि वो स्ट्रगल का पार्ट था। जब पिताजी यहाँ पे आए ना और पिताजी ने मेरे साथ आके पिज़्ज़ा खाया और मैंने उनको अपने केबिन में बिठाया और उनको बोला कि आप जो भी, ऑल्दो मेरे पिताजी नॉन-वेज के बड़े अच्छे बहुत शौकीन थे। तो उनको मैंने जब पिज़्ज़ा खिलाया यहाँ पे, उनको बोला फुल टॉपिंग चीज़ की, आई मीन चिकन का टॉपिंग डाल देना। वो इतने खुश हुए, यहाँ से वापस जाने के बाद पता नहीं जो जो बच्चा सबसे घर का सबसे नालायक बच्चा था, वो घर का स पूरे गाँव का सबसे टॉपर बच्चा हो गया। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये कहीं न कहीं इसने मुझे मोटिवेट किया कि जब मेरे पेरेंट्स जो इनिशियली मुझे नालायक समझते थे, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने ये बोल दिया कि मेरा बच्चा बेस्ट है। मेरा बच्चा इतने लोगों को ऑक्यूपाई कर रहा है, इतने लोगों को नौकरियाँ दे रहा है, बुला रहा है उनको, मतलब वो हमेशा मुझे ये कहते थे, अच्छा तूने उसको भी बुला लिया? क्यों बुलाया उसको? मैंने कहा पापा सबको जिसको नौकरी करनी है करने दो ना, क्या दिक्कत है? वो बुरा होगा वो अपने वापस चला जाएगा। तो ये सोच के मैं उनको जो है मेरे को बड़ा मोटिवेशन सा फ़ील हुआ। तो ऑल्दो मैंने इस इंडस्ट्री में, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में काम किया और मतलब यहाँ पे 2008 में मेरी अचीवमेंट ये थी कि 2008 में आई नॉमिनेटेड एज़ अ बेस्ट जनरल मैनेजर ऑफ पिज़्ज़ा हट इंडिया। तो वो सबसे कम ऐज का था, उस समय 21 साल की उम्र थी मेरी। और ऑल्दो मैंने बताया ना कि अपने 18 साल की ऐज से जो अपनी चीज़ें स्टार्ट करी और स्टार्ट करने के बाद जो मेरा फ़ोकस था कि मुझे कुछ भी नहीं, मेरे को टाइम की तरफ, मेरे को घड़ी की तरफ देखना नहीं है। मेरे को अकाउंट बैलेंस नहीं चेक करना है। मेरे को मेरा करियर बड़ा क्लियर था कि मुझे एक पोज़ीशन चाहिए। मैं पोज़ीशन के लिए मर रहा था, मैं पैसे देख ही नहीं रहा था। मेरे को पैसे से मतलब नहीं था, मुझे नहीं पता था मेरी सैलरी कितनी आती है। इनफैक्ट मैंने मैंने अपने कभी सीनियर्स के साथ या अपनी किसी एचआर मैनेजर के साथ कभी लड़ाई नहीं करी कि मेरी सैलरी इतनी है, उसकी इतनी है, मुझे मतलब ही नहीं था किसी की सैलरी कितनी। मैं हाँ, पोज़ीशन के लिए बहुत लड़ाई करी, क्योंकि मुझे पता था एक दिन जिस दिन पोज़ीशन ले लूँगा ना, तो मैं ही होऊँगा, आई विल बी द ऑन ऑन टॉप ऑफ एवरीवन। एंड टुडे एक बिल गेट्स की बड़ी अच्छी कहानी है कि आई ट्राइड ऑलवेज बट कुडन्ट बी द टॉपर इन माय क्लास, बट ऑल द टॉपर्स आर वर्किंग अंडर मी टुडे। एंड दैट इज समथिंग व्हिच हैज रियली मोटिवेटेड मी अ लॉट कि वो चीज़ जो बिल गेट्स की कहानी है ना, वो पता नहीं मेरे बचपन से वो दिमाग में मेरे घर कर गई कि मैं आई कुडन्ट बी द टॉपर। मैं अपने क्लास में टॉपर तो नहीं रहा, लेकिन मैं जितने टॉपर्स हैं ना, उनको अपने अंडर नौकरी दूँगा, इस बात की गारंटी है। ये सोचा था मैंने और आज वही कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं होटल मैनेजमेंट था नहीं, मैं सिंपल 12th क्लास पास था और 12th क्लास पास करने के बाद मैंने जॉइन किया। उसके बाद ऑल्दो मैंने ग्रेजुएशन करी, एमबीए किया साथ में पैरेलली। बट जब काम करने के टाइम में जब आईएचएम वाले बंदे मेरे पास अंडर मी जब एज़ अ ट्रेनी आते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, आज ना वो बिल गेट्स वाली कहानी मुझे याद आ रही है। कि आज वो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, आईएचएम करके वो मेरे अंडर काम कर रहे हैं। तो ये एक मोटिवेशन था मेरे लिए। 2020 तक जो है मैंने उनके लिए काम किया। उस टाइम में कोविड का पहला कोविड का पहला फेज़ स्टार्ट हुआ था। उस टाइम में कोविड स्टार्ट हुआ, इनिशियली फर्स्ट जो फेज़ था, जो पैंडेमिक का फर्स्ट फेज़ था, ऐसा था लगा लोगों के लिए पिकनिक हो गया है। पहले महीने जिस दिन हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे साथ ये हुई कि मेरे और मेरी टीम के साथ हम लोगों की सैलरी रुक गई। क्योंकि 26 मार्च को मुझे कुछ लगा, 25 या 26 मार्च को कुछ स्टार्ट हुआ था और जो सैलरी होती थी वो हमेशा 7 तारीख की आती थी। तो उस महीने की सैलरी रुक गई। हम सारे ज़ूम कॉल पे लगे पड़े हैं, हम अपने परफॉर्मेंस को दिखा रहे हैं कि हम तो काम कर रहे हैं जी। हाँ, लेकिन सैलरी तो मिल नहीं रही है। फिर मैंने कहा यार करना क्या है, करना क्या है? फिर मैंने 1-2 महीने वेट किया और वेट करने के साथ फिर मैंने सोचा नहीं, अब तो दूसरों की नौकरी नहीं करनी है। कि दूसरों की नौकरी करते-करते मुझे नहीं समझ में आता कि आगे की ग्रोथ कहाँ है, कब तक ग्रोथ मिलेगी। और जो पैंडेमिक ने हमें सिखाया, मुझे लगता है कि हमने तो अपने लाइफ टाइम में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट पैंडेमिक आया और उसको फेस करना पड़ा।
और सैलरी मिली नहीं, तो फिर सबने सोचा यार कि हम अब करें क्या? तो वी थॉट कि लेट्स स्टार्ट समथिंग ऑन आवर ओन। एंड हमने जब सोचा कि अपना कुछ स्टार्ट करते हैं, तो अपना स्टार्ट करने के लिए फिर मैंने कुछ अपनी रिसर्च करी और फिर अपनी यादों को बचपन में लेके चले गए और चाइल्डहुड की मेमोरी को सोचा कि अब करना क्या है? फिर जब ये सारी चीज़ें हुई तो मैंने सोचा यार अब जब करना क्या है, तो करना यही है कि अब अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक बार ब्रांड स्टार्ट करने की कोशिश करी थी और फेल हो गया था। तो मुझे थोड़ी हिम्मत तो नहीं हो रही थी उस टाइम में कि वो काम करूँ, नहीं करूँ। क्योंकि इससे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था अपना ऑलमोस्ट 6 महीने नौकरी छोड़ के एक जगह से, और मैंने अपनी सारी सेविंग्स 8-10 लाख रुपए की सेविंग्स थी, वो सारी लगा दी थी और सारी लगा के मैंने अपना एक ब्रांड स्टार्ट किया था और समहाउ वो ब्रांड फेल हो गया। 8-10 लाख रुपए। फिर ऐसा हुआ कि फिर मैंने सोचा ये सब कुछ हो गया खत्म, अब हम क्या करते हैं? तो मैंने कहा अपना ब्रांड स्टार्ट करना है और मैंने उस टाइम से सोच लिया कि अब नहीं, अब अपना स्टार्ट करना है। फिर मैंने स्कूज़ो की शुरुआत करी और स्कूज़ो में मैंने सोचा कि यार क्या करना है? चूँकि आज की डेट में कोविड के सिचुएशन में ये था कि लोग हेल्थ कॉन्शियस थे और लोग सोचते थे कि ये बाहर डॉक्टर्स ने मना कर दिया ठंडा नहीं खाना है। एट द सेम टाइम मैं देख रहा था, चूँकि मेरे पड़ोस में लोग आइसक्रीम ऑर्डर कर रहे थे कोविड के ड्यूरेशन में भी, तो मुझे लगा कि जब आइसक्रीम खा रहे हैं बट अच्छे ब्रांड का खा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो हेल्दी है और नेचुरल है, तो मैंने कहा कुछ स्टार्ट करना है हेल्दी और नेचुरल के कॉन्सेप्ट पे, और मैंने कहा कि भई मैंने स्कूज़ो की शुरुआत करी। स्कूज़ो की शुरुआत तो कर दिया, पहला स्टोर खोला नेताजी सुभाष प्लेस दिल्ली के अंदर। वो बहुत अच्छा किया इनफैक्ट, लेकिन वो मोर देन बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना अच्छा कर लेगा और चूँकि मेरा एक्सपीरियंस था, मतलब कहता है 20 जो 18 साल मैंने 18-20 साल जो अपने काम करे थे, उसको सब एक जगह निचोड़ था वो उसका। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा स्टार्ट करते हैं, पहला स्टोर स्टार्ट किया मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलके और इनिशियल इन्वेस्टमेंट डाली जो 30 लाख रुपए मैंने डाले, 30 लाख उसने डाले, 50-60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट डाल के हमने स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट करने के बाद मुझे ये लगा कि अब जो फर्स्ट डे जो मेरा क्राउड दिखा ना वहाँ पे, इतना क्राउड था लोगों का, और बेस्ट पार्ट था कि 4 लोग मेरे पास आए और मेरे से पूछ रहे हैं कि यार ये कहाँ से ब्रांड लेके आए हो आप? ये कौन से कंट्री से ब्रांड लेके आए हो? तो मेरा मोटिवेशन ना वहाँ से मेरा स्टार्ट हो गया कि यार मैं अभी तक सोच रहा था कि मेरे को अपना ब्रांड स्टार्ट करना है और अपने कंपनी ओन स्टोर स्टार्ट करने हैं बस। तो वहाँ से जब मैंने सोचा कि नहीं, जब लोग पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लोगों को ब्रांड पसंद आ रहा है। और जब ब्रांड पसंद आ रहा है, तो मैंने कहा कि मेरे दिमाग में चूँकि मैंने इतने साल फ्रैंचाइज़िंग करी थी, तो मैंने कहा फ्रैंचाइज़िंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमने पहले साल 3 स्टोर खोले। गुड़गाँव में स्टोर खोला, नोएडा में स्टोर खोला, दिल्ली में एक दूसरा स्टोर खोला। तो पहले साल हमने 3 स्टोर स्टार्ट किए और 3 स्टोर स्टार्ट करने के बाद बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक से सब कुछ हो गया ध्वस्त। कैसे हुआ? पैंडेमिक का सेकंड वेव। ये तो मुझे नहीं लगता ये वरदान था या अभिशाप, बट आया। और आने के बाद अब सब कुछ हो गया था ज़ीरो। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया, क्योंकि फर्स्ट पैंडेमिक के बाद लोग जो लैंडलॉर्ड्स थे ना वो भी इस बात को सोच चुके थे कि अब ना मुझे रेंटल वेवर नहीं देना। अब सब कुछ जो है, जो खर्चे हैं वो लगेंगे ही लगेंगे। सारे खर्चे लग ही रहे थे। खर्चे लगने के बाद फिर मुझे लगा कि अब क्या कर सकते हैं? तो स्टोर्स बंद हो गए थे। सारे स्टोर बंद हुए पड़े थे, बिज़नेस ज़ीरो हो गया था। कॉर्पोरेट ऑफ़िस बनाया था मैंने, वहाँ पे एम्प्लॉइज़ थे, उनकी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। सब कुछ ज़ीरो हो गया था। मुझे लगा कि अब ये बिज़नेस भी बंद हो जाएगा। इतने पैसे लगाने के बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं अब क्या करूँ? इसके बाद सेकंड वेव में मुझे कोविड हो गया। कोविड हो गया, 45 दिन का वो जो ड्यूरेशन है ना, 45 दिन का जो ड्यूरेशन है वो मेरे लिए ऐसा था कि मुझे नहीं पता था मैं वापस आऊँगा, नहीं आऊँगा। वो सिचुएशन ऐसी थी कि चारों तरफ वो शांत, कुत्ते भौंक रहे थे बस। कुत्ते भौंकने की आवाज़ आती थी और पूरे माहौल ऐसा था कि वो डरावना था। वो पता नहीं, ऐसा लगता है चारों तरफ पता नहीं भूतिया साया आ गया कुछ, तो और मैं कभी भी मैं अगर बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ, तो कभी ऐसे करवट लूँ, वैसे करवट लूँ, इधर से करवट लूँ, इधर पसीना आए, और पीछे से करवट लूँ, पीछे से पीठ पे पसीना आए। तो मैं सोच ही नहीं पाता मैं करूँ तो करूँ क्या? मतलब मैं ज़ीरो हो गया था बिल्कुल। मुझे नहीं पता समझ में आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरी एम्प्लॉइज़ की सैलरी थी, ऑल्दो मैंने कहा चूँकि आज की डेट में मैं इस सिचुएशन में खड़ा हूँ, तो शायद जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, जो मेरे लिए डेडिकेटेड है, वो भी ऐसी सिचुएशन में होंगे। उनके लिए क्या करूँ? फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, समहाउ उनके लिए मैंने अपने क्रेडिट कार्ड्स निकाल के सारे दे दिए। मेरे पास 3-4 क्रेडिट कार्ड थे। मैंने बोला कि यार तुम लोग सारे अपनी-अपनी सैलरी इससे डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अगर मैं ज़िंदा रहा, वापस आऊँगा,
सबको रीपे कर दूँगा नहीं रहा तो फिर तो पता नहीं भगवान जाने क्या होगा। तो फिर ये सिचुएशन थी और करने के बाद फिर मुझे लगा कि बट समहाउ बाय गॉड्स ग्रेस और ऊपर वाले की दया थी। मेरे घर वालों ने बहुत साथ दिया, मेरी वाइफ़ इमीडिएटली लखीमपुर से आ गईं और उनने मेरे को काफ़ी इनफैक्ट मोटिवेट किया और उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था एक बार ब्रांड बंद कर दूँगा। तो मेरी वाइफ़ ने कहा कि नहीं, जब तुमने ये स्टार्ट किया है तो तुम्हें बंद नहीं करना है इसको। और ऑल्दो उनने जो मोटिवेट किया उस टाइम में सिचुएशन ऐसी थी कि अपनी सारी मोटिवेशन हो गई थी ज़ीरो। समझ में नहीं आ रहा करना क्या है? मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ बची नहीं थी। तो मतलब मुझे ये नहीं पता, जब जिसको पता ही नहीं है कल क्या होना है, उसके सामने क्या मोटिवेशन है? तो ये तो सिचुएशन थी ओवरऑल, इससे लड़े, उभरे और कंपनी को दोबारा मैंने कहा कि स्टार्ट करते हैं। कोविड का पेंडेमिक का सेकंड वेव भी खत्म हो गया और हमने दोबारा ये डिसाइड किया कि अब इससे बड़ा करना है। क्योंकि एक चीज़ थी, उस टाइम में बड़ी अच्छी बात हुई थी कि बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर एक बड़ी अच्छी बात हुई, उन्होंने कहा था जिसने पेंडेमिक झेल लिया ना, वही बड़ी कंपनी है। तो हमेशा मैं बोलता था, मैं हमेशा अपने आप को एक पिलर, कुछ ना एक सहारा ढूँढता था, एक कंधा ढूँढ लेता था अपने लिए कि मेरा कंधा कौन-सा फ्रेज़ बनेगा। और जैसे मैंने कहा था बिल गेट्स का फ्रेज़ मैंने इनिशियली लिया, तो उस टाइम में मैंने इस बात को, जो बिज़नेस कम्युनिटी थी उनके फ्रेज़ को ही ले लिया कि जो पेंडेमिक पार कर गया वो बेस्ट कंपनी है आज की डेट में। मैंने कहा बेस्ट बना के रहूँगा अब, सोचा यही। और उसके बाद 67 लाख रुपए के टर्नओवर से 8 करोड़ के टर्नओवर पे लाना। आज की डेट में 2024 चल रहा है और हमारे पास 50 से ज़्यादा स्टोर है पूरे इंडिया में और इंडिया में लोग हमें पसंद कर रहे हैं और हम ग्रो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक अपने आप में एक अचीवमेंट है, क्योंकि इतने लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, इतने लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप सुनोगे फूड एंड बेवरेज में हर दूसरे दिन 100 नए ब्रांड खुलते हैं और 200 बंद हो जाते हैं। उस बीच में सर्वाइव करना, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। अचीवमेंट ठीक है मैंने किया, बट मुझे इस बात का गुरूर है कि मैंने किया इसको और मैंने फर्स्ट डे से सोचा था कि मुझे बड़ा करना है और मैंने आज किया है इसको, इस लेवल पे मैं आया हूँ। तो ये मेरी अब तक की कहानी है जो आप सबने सुना, और इससे जो मुझे लगता है कि आप सबको ये समझ में आया होगा कि लोग जो कहते हैं ना, जब कि आपने ये सोचा है, यार ये तो बड़े-बड़े सपने देख रहा है, बस बड़े-बड़े सपने उड़ रहा है ये लड़का। सो उड़ रहा है इसका ये मतलब नहीं कि वो अचीव नहीं कर सकता। अगर आपने सोच लिया है, अपने पूरे डिसाइड कर लिया कि मेरे पास जो मुझे लगता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है ना जीवन में, तो आपको ऑप्शन 2 नहीं रखना है। जिस दिन आपने ऑप्शन 2 रखा ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी पर्सनल सोच है, मैं दूसरों के बारे में नहीं बताता, बट मैंने अपने लाइफ में सिर्फ एक ही ऑप्शन रखा था और उस ऑप्शन को ही आगे बढ़ना था, उस ऑप्शन को आगे लेके चला था मैं। और मैंने ये सोचा था कि मुझे आगे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यही है, या तो मैं करूँगा या तो मरूँगा, सिंपल। और मैं यहाँ पे थोड़ा जो स्टॉक बिहार के बारे में इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मतलब मैं कई बार मैंने बहुत सारे यूट्यूब के शोज़ देखे और मैं देख ही रहा हूँ कि कोई कुछ भी लेके आ रहा है। बट यहाँ पे जो चीज़ें, जो हमारे यूथ है ना बिहार की, वो बहुत कन्फ्यूज़ इसलिए होते हैं कि उनको क्या करना है, या उनको अपने डायरेक्शंस फ़ॉलो करने हैं, अपने माँ-बाप को सोचना है, माँ-बाप ने ये सपना देखा उसको पूरा करना है। बट जो जोश टॉक बिहार के थ्रू जो आपको वीडियोज़ मिल रहे हैं यहाँ पे, और जब आप देख रहे हो यहाँ पे, तो मोटिवेशनल वीडियो ऐसे हैं जो अगर आप रेगुलर देखोगे इसको, तो आप अंडरस्टैंड करोगे कि क्या इन लोगों की जो उपलब्धियाँ हैं, जो अचीवमेंट्स डाली हैं यहाँ पे, वो शायद आपके जीवन को, अगर आपने सोचा होगा कि मुझे लाइफ में ये करना है और मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं कर पाऊँगा तो कैसे करूँगा? जहाँ कन्फ्यूज़न है ना, मुझे लगता है कि आप जोश टॉक बिहार देख लो। ठीक है? आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और इतना मोटिवेशन मिलेगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।